नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहियार। इस महीने के आखिर या सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। वैक्सीन लगवाने की अपील भी की जा रही है। इंडिया न्यूज भी सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है। इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी है तो हमारे खास शो में आप सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को मुफ्त में टैबलेट भी दिए हैं। तो कोरोना काल में सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, एक ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। कोरोना काल में देखिए, स्कूली बच्चों के लिए योजना बनाई गई है। योजना के तहत बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो शुरू की जा सकती हैं, क्योंकि कई ऐसे गांव देहात के बच्चे हैं जो टैबलेट्स जिनके पास नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ये कोरोना काल में बच्चों के लिए खास तौर पर अच्छी पहल है। कोरोना काल में स्कूली बच्चों के लिए ये योजना बनाई गई है। सरकार ने हरियाणा टैबलेट योजना 2021 की शुरुआत की है। टैबलेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस चल पाएंगी, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। दोनों ऑप्शंस हैं फिलहाल बच्चों के लिए, चूंकि तीसरी लहर की आशंका अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में बच्चे सुरक्षित रहें, कोशिश यही हो रही है राज्य सरकारों की तरफ से, और अपनी अपनी तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार ने अब हरियाणा टैबलेट योजना 2021 की शुरुआत की है। टैबलेट के जरिए ऑनलाइन क्लासेस बच्चे लगा पाएंगे ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो वहीं दूसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं, आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी दिखाते हैं। तो दूसरी लहर से निपटने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। सरकार की तरफ से इसको लेकर तमाम कोशिशें भी की गई हैं। टेस्टिंग लैब की संख्या भी बढ़ाई गई है। वहीं कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई है। कोविड संक्रमण आकलन के लिए सर्वे भी जारी किया गया है। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवा की शुरुआत की गई है। टेली मेडिसिन की शुरुआत की गई है। हरियाणा ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की गई है। गरीबों को मुफ्त में चिकित्सा और उपचार देने की भी बात कही गई है। ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना की गई है। टीकाकरण अभियान पर जोर देने की बात कही जा रही है। दूसरी लहर को किस तरीके से हराया है, क्या कुछ जरूरी कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। और चूंकि अब तीसरी लहर की आशंका जताई गई है, कोशिश यही है सरकार की तरफ से कि मजबूत कदम उठाए जाएं ताकि कोरोना का कम से कम प्रभाव लोगों पर देखने को मिले। सभी जिलों के अस्पतालों में 24,000 से ज्यादा कोविड बेड की सुविधा की गई है। वहीं अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में भी बेड की क्षमता बढ़ाई गई। और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक खास पैनल इस शो में लगातार जुड़ता है। आज हमारे साथ डॉक्टर गोपाल गोयल हैं, डिप्टी सिविल सर्जन हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गोपाल गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है आपकी आवाज। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, मेरा पहला सवाल आप ही से है। देखिए, कोरोना को लेकर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सामने आए, लेकिन आप चूंकि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों को कोरोना काल में और आफ्टर कोरोना भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप कैसे देख रहे हैं किस इन कॉम्प्लिकेशंस को और क्या सलाह लोगों को देना चाहेंगे?
धन्यवाद। आप चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी सुनने वालों को, सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कोरोना काल अभी पूरी तरीके से गया नहीं है और लोगों में जो हम पोस्ट कोविड चेंजेस जो बोलते हैं, कोरोना के बाद जो दिक्कतें लोगों को रही हैं, वो पेशेंट में अभी भी देख रहे हैं। कोविड से रिलेटेड पेशेंट्स को जैसे हमने अभी डॉक्टर संदीप मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सवाल है आपका? मैम जी नमस्कार। जी मैम जी ऐसा है कि देखो अभी कोरोना तो गया नहीं है और तीसरी लहर आने को तैयार बैठी है। टीवी आपका बोल रहा है। हेलो जी। तो क्या है कि यहाँ प्राइवेट स्कूल वालों ने छोटे बच्चों के और स्कूल खोल दिए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी है। आपका सवाल क्या है? सवाल क्या है आपका पवन जी? सवाल ये है मैडम जी कि हमारे छोटे बच्चे हैं, दो लड़कों के दो बच्चे हैं। पवन जी, डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल नहीं है आपका, तो आप अगर आपका कोई स्वास्थ्य संबंधित सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से जो स्कूलों को लेकर फैसला लिया गया है वो कहीं ना कहीं वो सरकार की तरफ से उठाया गया कदम है और आपके ऊपर पास ऑप्शन भी छोड़े गए हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाई भी करवा सकते हैं अपने बच्चों को। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पेशेंट्स, हम पोस्ट कोविड, जितना कोविड टाइम में पेशेंट्स को दिक्कत हुई थी, तो उसमें से एक सेगमेंट है, एक वर्ग है जो कोविड पेशेंट्स का, जिनको अभी भी फेफड़ों में कुछ कमजोरी जैसे पोस्ट कोविड इलनेस के बाद हो जाती है, तो थोड़ा चलने में दिक्कत, सांस में दिक्कत। कुछ ये भी हुआ है कि कुछ पोस्ट कोविड पेशेंट में ये वायरल सीजन आने से वायरल इन्फेक्शन भी हमें देखने में मिल रहे हैं। तो पेशेंट्स को जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि उनको शरीर में दर्द रहना, भूख कम लगना, फिर दर्द बने रहना, सांस की दिक्कत उनको पहले से ही कुछ कुछ चल रही थी। तो ये अभी भी चेंजेस हम देख पा रहे हैं और इसके लिए पोस्ट कोविड जो ट्रीटमेंट है हम लगातार दे रहे हैं और स्टेबल होने पर जब वो कंफर्टेबल है उनका वैक्सीनेशन भी प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा उनके जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन कहते हैं, जो उनको हमें लंग्स को बेटर करने के लिए, शरीर को ज्यादा अच्छा स्वस्थ करने के लिए, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाना चाहिए और जो लाइफस्टाइल में चेंजेस होने चाहिए वो हम दे रहे हैं। इस चीज को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो अभी आने वाली कोविड की तीसरी लहर का जो अंदेशा है उसको नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो पेशेंट्स में अभी भी दिक्कतें बनी हुई हैं और हेल्थ से रिलेटेड जो हमें अपनी प्रिकॉशंस है उसको मेंटेन करना चाहिए, जो कि हमने पहली 2 लहर में अपनी हेल्थ की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, उसको बनाए रखना चाहिए। जी, जींद से उषा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी, आप क्या सवाल है, पूछिए। ये जी, मेरा पैरों पे थोड़ी एलर्जी है, क्या मैं ये कोरोना का टीका लगवा सकती हूँ? डॉक्टर गोपाल गोयल, आप इन्हें जवाब देंगे। ये सवाल हर दिन आते हैं हमारे शो में कि लोगों को लगता है कि अगर वो किसी एलर्जी से पीड़ित हैं या फिर कोई उनको दिक्कत है तो वो वैक्सीनेशन लगवाएं कि ना लगवाएं, ये एक बड़ा सवाल है उनके लिए। एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे, मुझे सुनाई नहीं दिया पूरा। डॉक्टर गोपाल गोयल, इनका कहना ये है कि इनके पैर में एलर्जी है कोई, तो क्या ये वैक्सीन ले सकती हैं? देखिए, वैक्सीन के बारे में काफी सारी भ्रांतियां पहले भी रही हैं और अभी भी हैं। तो एक बात मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। पैर में एलर्जी है, शुगर है, हार्ट की डिजीज है, उन लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी शरीर में कोई भी दिक्कत हो, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। पहले ये था कि प्रेग्नेंट फीमेल्स और जो माताएं दूध पिलाती हैं उनको नहीं लगवानी, अब वो भी लगवाना है। सिर्फ कुछ केसेस के अंदर जो पेशेंट कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, जो इस समय कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, कीमोथेरेपी, उनके बारे में कुछ शंका है कि उनको लगवानी है कि नहीं लगवानी, वो केस टू केस देखते हैं हम। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को शुगर की पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है या कोई भी बीमारी है, एलर्जी है, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो पेशेंट ज्यादा रिस्क पे हैं, जो शुगर के हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, उनको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, ताकि अगर उनको बाय द वे कोविड इन्फेक्शन हो भी जाए तो उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो।
बिल्कुल उषा जी, आपको जवाब मिल गया होगा। देखिए लगातार लोगों को ठीक कह रहे हैं डॉक्टर गोपाल कि लोगों को बहुत सारी भ्रांतियां हैं अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन आप वैक्सीनेशन अगर नहीं करवाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वैक्सीन आप ज़रूर लें, लगातार हमारी गुजारिश भी यही रहती है। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए अगर हम वैक्सीनेशन आफ्टर वैक्सीनेशन की भी बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल निकल कर आता है कि उनको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। कोरोना में तो होती है, वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को आ रही है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे आपने ये बात की कि वैक्सीनेशन के बाद घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मैं फिर से जैसे डॉक्टर ने बताया, बिल्कुल भी परेशानी या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल जस्ट लाइक दूसरी वैक्सीन की तरह ही है। और पेशेंट को कॉमन प्रॉब्लम जैसे नॉर्मल वैक्सीनेशन के बाद आती है, क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में होता है कि आपको एक से 2 दिन बुखार रह सकता है, शरीर में दर्द भी रह सकता है, सभी नहीं लेकिन कुछ पेशेंट्स को ज्यादा या कम, अलावा सर दर्द या हल्का सा शरीर में कमजोरी रहना ये हो सकता है। और ये सभी चीजें जब होती हैं तो कुछ लोग घबराहट की फीलिंग कर सकते हैं, शरीर में कमजोरी भी रह सकती है। लेकिन अगर सांस फूलने जैसी कोई दिक्कत है तो हम ये कहेंगे कि एक बार आप अपनी मेडिकल एडवाइस दे सकते हैं। घर पे पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर रख सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर जो हमने कोविड टाइम में लोगों को सिखाया है कि ऑक्सीजन की मात्रा 95 बनी रहनी चाहिए। पल्स रेट, ऑक्सीजन ये मॉनिटर किया जा सकता है जो कॉमन डिवाइसेज है। इसके बाद भी अगर ऐसा लगता है कि सांस फूलने में दिक्कत है या कोई मेडिकल परेशानी ज्यादा हो रही है तो अपने आसपास के क्वालिफाइड चिकित्सक से सलाह जरूर ले इसके लिए। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हजारों इतना जो हमारा 55 करोड़ लोगों में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सफल रह चुका है, वैक्सीनेशन ऑन डेली बेसिस हो रहा है, तो इसको एनकरेजिंग तरीके से देखा जाना चाहिए। इस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं कि जहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ वैक्सीनेशन को किसी भी शक की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर गोपाल गोयल, देखिए अगर हम कोरोना के नए स्वरूप की बात करते हैं तो हर दिन स्वरूप बदलता है, कोरोना का नए नए वेरिएंट सामने आते हैं। लेकिन अभी जो बड़ा कंसर्न का विषय बना हुआ है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट है। हालांकि बहुत सारी स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि बहुत जल्दी उससे दुरुस्त हो जाते हैं, ज़्यादा डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आप इस डेल्टा प्लस वेरिएंट को किस तरीके से देख रहे हैं, नए वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं? और उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब उनका सवाल ले लेते हैं। मनीषा जी अपना सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल ये है मैम, मेरी सिस्टर एक्सपेक्टिंग है, 6 मंथ प्रेगनेंसी जी। तो वो हम ये कंफ्यूजन में है मैम कि क्या उन्हें वैक्सीनेशन, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है मैम, स्कूल में, और बार बार डिपार्टमेंट का ये प्रेशराइज हो रहा है कि वैक्सीनेशन करवाइए, और हम ये डर, एक्चुअली उसको लो बीपी रहता है, तो क्या हमें उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रही है। ठीक है, डॉक्टर से उसका सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर गोपाल, आप सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि देखिए प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो भी कोरोना काल में बड़े रिस्क पर हैं। महिलाओं के अंदर बहुत सारी सवाल हैं कि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो क्या वो वैक्सीनेशन लें या ना लें। इसको लेकर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं इनकी सिस्टर। हाँ देखिए, फिलहाल गाइडलाइन ये है कि कोविड वैक्सीन दे सकते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को। तो ये केस टू केस वेरी करता है कि वो उनको एक बार वैक्सीन लगवाने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट, और साथ ही लो बीपी की समस्या भी बताई है इन्होंने। देखिए लो बीपी ना, जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम रहता ही है, तो ये कोई समस्या नहीं है। लो बीपी वैसे भी कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी नहीं होती। हाई बीपी होने में कोई दिक्कत होती है। तो लो बीपी यूजुअली या तो वीकनेस से या प्रेगनेंसी में रूटीन में भी हो जाता है। तो मेरी सलाह यही है कि अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट जिसको ये दिखा रहे हैं, एक बार उसको सलाह ले लें कि मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ कि नहीं। और वैसे रूटीन में हम वैक्सीन लगा भी देते हैं प्रेगनेंसी में, तो ये एक बार गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेके लगवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और अब मैं आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में बताना चाहूंगा कि रूटीन में ऐसा अभी तक कोई स्टडी नहीं आई है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो बहुत ज्यादा पेशेंट की डेथ ज्यादा होगी। इसमें एक बात ये जरूर आई थी कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी, परंतु इन्फेक्टिविटी अगर ज्यादा भी होगी पेशेंट की तो उसमें डरने की बात नहीं है। अभी हमारी काफी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, तो जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उसमें अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आता है, वो लोग इन्फेक्ट तो कर पाएंगे लोगों को, लेकिन खुद ज्यादा बीमार नहीं होंगे। तो एक तो
हमारे पास काफ़ी टाइम मिला है। हमने ज़्यादातर सेटअप में, प्राइवेट सेटअप में, गवर्नमेंट सेटअप के अंदर हमने काफ़ी तैयारी कर ली है। जैसे मैं सिविल हॉस्पिटल जींद में हूँ, हमने यहाँ पर वेंटिलेटर्स का, मेडिसिन का, आईसीयू का सभी इंतजाम किया हुआ है। तो जब हमने किया है तो मुझे आशा है कि पूरे देश में ऐसा ही हाल होगा। तो प्राइवेट सेटअप भी, गवर्नमेंट सेटअप भी पूरी तरह तैयार है। दूसरा, पिछली 2 वेव से हम देख चुके हैं कि पेशेंट को किस चीज़ से फ़ायदा होता है, क्या देना होता है। शुरू में आया तो बहुत सारी दवाइयाँ जो हम पेशेंट को देते थे, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता था। पेशेंट को 20-20 मेडिसिन शुरू में लिखते थे। अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर एक रूटीन बन गया है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एक स्टेरॉइड की ज़रूरत होती है और एक बिल्कुल गोपाल, हम आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रदीप करनाल से। प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी प्रदीप जी, अपना सवाल कीजिए आप। जी मैम, मुझे 2-3 महीने पहले पेट में इन्फेक्शन हुआ था। पेट में इन्फेक्शन हुआ था? जी, आंतों में। हेलो जी, अपना सवाल कीजिए आप, आगे बढ़ाइए अपनी बात। जी, तो डॉक्टर से हमने पूछा था कि हम वैक्सीन लगवा ले क्या? जी। तो डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ जी लगवा लीजिए आप। तो आप दुविधा में हैं कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं? जी ठीक है आराम है। जी जी, तो यही जानना था कि मतलब लगवा ले या ना लगवाए वैक्सीन। चलिए डॉक्टर संदीप, आप जवाब देंगे इनके सवाल का। देखिए मैडम, हमने पिछले इंटरव्यू में भी जो हमारा इंडियन न्यूज़ हुआ था उसमें यही बात की थी कि ये जो खांसियाँ फैली हुई है, जो कॉमन एक लोगों में डर है वैक्सीन को लेके, अब उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स तो हैं ही। हमने वैक्सीन किसको करना है? जो आगे के लिए जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, जिनको ज्यादा खतरा है, तो यही तो पेशेंट है जिनको वैक्सीनेशन की जरूरत है। चाहे वो हमारे पास डायबिटीज हैं, अस्थमेटिक पेशेंट है जिनका टीबी का इलाज हो चुका है, जिनका पहले, जैसे इन्होंने पूछा हमारे दर्शक ने, जिनको पहले आंतों में इंफेक्शन रह चुका है। अब तो जो चाहे पहले शुरू में वैक्सीनेशन को कुछ 1-2 सेगमेंट को लेकर डाउट होता था कि किडनी के पेशेंट को किया जाए, डायलिसिस पेशेंट को किया जाए, अब सब प्रेगनेंसी को किया जाए, यानी अब सभी पेशेंट्स के लिए गाइडलाइंस यही कहती है कि वैक्सीनेशन किया जाए। तो ये इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ बहुत ही 1 या 2 सेगमेंट, जैसे कि जिनकी खून पतला करने की दवाई चल रही है, जिनका कहीं पर ब्लड क्लॉट जमा हो, उनका INR अगर 3 से ज्यादा होता है, सिर्फ एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर हम वैक्सीनेशन को लेके मना करते हैं, जिनकी ऑलरेडी क्योंकि वैक्सीनेट करते टाइम हल्का सा लोकल साइड पे ब्लीडिंग का खतरा ना रहे, और मे बी तो मेजोरिटी आपके लिए सोचिए कि आप अगर मरीज हैं और आप कंपैरेटिवली क्लिनिकली स्टेबल स्थिति में है, तो वैक्सीनेशन करना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अलाउड है। इसको लेके आप परेशान ना हो, और आपकी जो भी है परेशानी है उसको नजरअंदाज करके अगर आप सेफ स्थिति में है, वैक्सीनेशन करा सकते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, देखिए हमारे शो में सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं वो वैक्सीनेशन को लेकर ही आते हैं। लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं एक डर है वैक्सीनेशन को लेकर। डॉक्टर गोपाल, हम नए वेरिएंट पर बात कर रहे थे, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, उसके बारे में मैं आगे यही कहना चाहूंगा कि वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है। अभी तक कहीं भी कोई भी दुनिया में ऐसा केस नहीं मिला है कि जो लाइलाज हो, डेल्टा प्लस वेरिएंट बहुत ज्यादा पेशेंट को स्थिति खराब कर देता हो। तो इसमें जो वायरस है ये रेगुलर म्यूटेट होता रहता है, अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है, तो उसमें नाम हम बदलते रहते हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ स्टडी जरूर आई है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी भी आप अगर देखेंगे तो पहली वेव के अंदर बहुत ही कम डेथ रेट थी, ज्यादातर पेशेंट ठीक हो गए थे। सेकंड वेव को अगर मिला भी लें तो डेथ रेट 2 से 3% के बीच में ही है। 90% पेशेंटों को कोई दिक्कत नहीं होती, घर पे ही ठीक हो जाते हैं। तो डेल्टा प्लस है, उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सीरियस ज्यादा होगा ऐसा अभी हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अभी मेडिकल फ्रेटर्निटी के पास ज्यादा विश्वास है, ज्यादा दवाइयां हैं, वो ज्यादा सक्षम है पहले की अपेक्षा। तो इस बार हमें लगता है कि अगर वेरिएंट कोई भी आए, हम उसको ज्यादा क्षमता से संभाल पाए। बिल्कुल। दिल्ली से इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। मेरी वाइफ डायबिटिक पेशेंट है, शी इज ऑन इंसुलिन। जी। तो वो हम वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन कराने में इंटरेस्टेड है, बट ट्रीटिंग डॉक्टर बोला कि भी आप वैक्सीनेट नहीं करवा सकते। तो चलिए, कोरोना फैला हुआ है तो वो इंटरेस्टेड कराने में। अभी वो इंसुलिन पे भी हैं और थिनर भी लेती हैं। इकोस्पिन 75 टैबलेट भी लेते हैं डेली। तो अभी क्या वो मतलब वैक्सीन करा सकते हैं या नहीं करा सकते? डॉक्टर गोपाल गोयल, इनकी वाइफ डायबिटिक पेशेंट हैं, वो उनको उसको लेकर सवाल है कि क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं या नहीं। वो अभी टैबलेट भी ले रही हैं, इंसुलिन भी ले रही हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन जो कोविड पेशेंट्स में हुई है वो ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट को हुई है। कोविड इन्फेक्शन के अपना शुगर कंट्रोल होती है का इन्फेक्शन, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट को तो वैक्सीन जरूर लेनी है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अपनी वाइफ का कंट्रोल, इनकी डोज बढ़ाइए, मेडिसिन की जो आप अपने फीस से सलाह है, डायबिटीज जरूर कंट्रोल रखिए, लेकिन वैक्सीन उनके लिए तो नॉर्मल पेशेंट से बहुत ज्यादा। बिल्कुल, देखिए, जो भी लोग सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से डॉक्टर की सलाह को सुने कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हालांकि वैक्सीनेशन सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर नॉर्मल किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो भी आपको वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को घबराहट के कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। कुछ लोग कोरोना से पीड़ित होते हैं तब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। क्या आज आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसे कुछ टिप्स लोगों को देना चाहेंगे जिससे कि लोग घबराएं ना और इस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्दी रख पाएं? देखिए, क्या रहता है कि रेस्पिरेटरी में हम लोग ये बताएं कि पेशेंट के लिए जैसे कॉमन डिवाइसेस हमारे फार्मेसी वगैरह में भी अवेलेबल होती है, हम इंसेंटिव स्पायरोमेट्री बोलते हैं, ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज। जैसे आप 10 तक काउंटिंग करके 10 तक गिनती करके 10 सेकंड के लिए सांस रोक सकते हैं। ऐसा हम पोस्ट कोविड में सभी पेशेंट को ऐसा कराते थे। ये इसको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री या ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये उसी सिद्धांत पर आधारित है जैसे हम योग में भी देखते हैं कि जो अनुलोम विलोम और कपालभाति, जैसे तो पेशेंट को हम ये बोलते हैं उसी प्रिंसिपल पे, जैसे कि अनुलोम विलोम आप करते हैं उसमें आप सांस लेके और ब्रेथ होल्डिंग के लिए करते हैं। ये बेसिकली लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है इसको बढ़ाने में सहायता करता है और इससे एंग्जाइटी भी कम होती है। तो ऐसा नहीं है पेशेंट्स के लिए बात है, हम शायद अपने जो रूटीन में देखते हैं, रूटीन में लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए अपना कुछ टाइम इसके लिए फिक्स कर सकते हैं। तो एक इसमें हम अपने जो मेडिकल डिवाइसेस को भी यूज करना चाहते हैं, जो हमारा स्पायरोमीटर, जो मेडिसाइजर वगैरह कॉमनली फार्मेसी में मिलते हैं, हम ये भी चाहते हैं अगर वो आप अवेलेबल नहीं कर पाते तो आप सिंपल योग है जो कि घर में हम लोग कर लेते हैं, उसमें सभी जानते हैं, जैसे अनुलोम विलोम के बारे में, ब्रेथ होल्डिंग की एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से लंग्स की क्षमता, ठीक है। इसी बीच रोहतक से अनीता, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, हमारे ना पित्ते की थैली का ऑपरेशन हुआ है जी, निकली हुई है, तो और हमारे को जैसे ज्वाइंट में भी प्रॉब्लम है, तो हम वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस सवाल का जवाब मैं ही देती हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं या कोई और आपको समस्या है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, लेकिन वैक्सीनेशन सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसी बीमारी में हैं तो आप ऐसी जगह पर जाकर वैक्सीन लगवाइए जहाँ पर आपको डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हों। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आपको संभालने के लिए डॉक्टर्स वहाँ पर हों, लेकिन वैक्सीन आप ज़रूर लीजिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर संदीप, अपनी बात को आप आगे बढ़ाएं। तो ये जैसे अभी बात हो रही थी हमारी कि जो हमारी ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेज, जो हमने इंसेंटिव स्पायरोमेट्री वगैरह बताया कि ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा एक जनरल सी बात है कि सुबह अपना शेड्यूल में बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, खाली मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें रेस्पिरेटरी की बात करें कि आपने ये कि लोग घबरा जाते हैं, उनकी सांस फूलती है। एक जो मेडिकल एडवाइस रहती है, ब्रिस्क वॉक जो हम बोलते हैं कि 20 से 25 मिनट अपना ये टाइम तेज चलने का सुबह साइड का जरूर निकालें। इससे आप जो है ना लंग्स के अलावा पूरी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट और जैसे जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें हैं, चाहे हम वो सुबह अर्ली आप टाइम का 25 मिनट ब्रिस्क वॉक पैर का निकालें, अपने जो हम एक बात करते हैं कि दिन में 10,000 तक पूरे हो जाने चाहिए, उतना ना करें तो एक वॉक का टाइम निकालें, ये सिंपल योग एक्सरसाइज करें। इसके अलावा अगर किसी को लगता है कि कोविड के बाद उनके लंग्स थोड़े कमजोर हैं सांस में,
तो जैसे अगर कुछ भी नहीं तो हम कुछ जैसे बैलून फुलाना, जैसे गुब्बारा फुलाना, तो ये एक्सरसाइजेज भी बताते हैं कि अगर आप दिन में ये 5 से 6 मिनट या 10 मिनट का जो उनके लिए पॉसिबल हो पोस्ट कोविड फेज में, तो ये भी एक्सरसाइज की जा सकती है। और इसके अलावा अगर उनको अपना जो असेसमेंट या इम्प्रूवमेंट चेक करने के लिए टेस्ट भी होते हैं कि जैसे वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अपना अगर कोई ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो उसको चेक करने के लिए आगे के लंग्स के टेस्ट कंप्यूटर से सांस की जांच वगैरह भी करते हैं जी। लेकिन अभी इसमें ज्यादा जरूरी है कि सिंपल और कॉमन चीजों को ही अडॉप्ट करें। कॉम्प्लिकेटेड अभी एक्सरसाइजेस का कोई बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर संदीप, और हमारी उम्मीद यही है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी सलाह को फॉलो करेंगे और इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। डॉक्टर गोपाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, सबसे बड़ा जो कंसर्न इस बीच आ रहा है कोरोना काल में, अब तीसरी लहर को भी जो लेकर अनुमान आशंका जताई जा रही है, बच्चों पर इसके प्रभाव को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर कोई पुख्ता स्टडी अभी तक सामने नहीं आई है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी चिंता जता दी है कि अगर बहुत ज़्यादा ठोस स्टडी के बगैर अगर हम वैक्सीनेशन बच्चों का करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला हो सकता है, उसके परिणाम गलत आ सकते हैं। आप इसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? वैक्सीनेशन जो बच्चों का है उसको लेकर क्या हमें और ज़्यादा अभी स्टडी की ज़रूरत है और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई स्टडी ऐसी नहीं आई है कि जिसमें लगता है कि कोविड की थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा होंगे। ये एक अनुमान है कि क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों की पॉपुलेशन नॉन वैक्सीनेटेड है, अभी तक कोई वैक्सीन ऐसी अवेलेबल नहीं है जो 18 साल से कम लोगों को लग सके। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं है जी। तो उस विषय में संभावना यही जताई जा रही है कि ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ये नॉर्मल से ज्यादा इन्फेक्टिव हो सकती है या बीमार ज्यादा हो सकती है। उसको लेकर के एक क्लियर बात ये भी है कि बच्चों के अंदर बहुत ही अच्छी इम्यूनिटी होती है। नॉर्मली बच्चे क्रोनिक डिजीज से पीड़ित नहीं होते, लंबी बीमारियों से, शुगर से, कैंसर से, ब्लड प्रेशर से, हार्ट डिजीज से। तो बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनके अंदर ये अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो सहन कर लेते हैं। जैसे कि हमने पहली दोनों वेव्स में देखा है कि बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में एडमिट नहीं, इन्फेक्टेड हुए हैं लेकिन एडमिट नहीं हुए। इससे यही लगता है कि बच्चे बीमार तो हो सकते हैं लेकिन इतने सीरियस नहीं होंगे कि उनको एडमिट करना पड़े जी। लेकिन चूंकि वो ज्यादातर नॉन वैक्सीनेटेड है तो एक मन में एक शंका है कि कहीं जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन तो ठीक रहे, ये जो नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है ये ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। तो उसके लेकर के वैसे हमारी तैयारियां संपूर्ण है। जो ज्यादातर वेंटिलेटर है उनमें अब पीडियाट्रिक बोर्ड आ गया है। ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बच्चों में बड़ों में ज्यादातर वही है, कुछ डिफरेंसेस है। तो पीडियाट्रिशियन ज्यादातर गवर्नमेंट सेटअप में तो एक वो चला हुआ है कि सबको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वेंटिलेटर की कैसे चलाना है, बच्चों में स्पेशल ट्रीटमेंट क्या देना है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये प्राइवेट सेटअप में, गवर्नमेंट सेटअप में बच्चों को लेकर के एक पूरी तैयारी है, वेंटिलेटर के हिसाब से भी, आईसीयू के हिसाब से भी और ट्रीटमेंट के हिसाब से भी, कि बच्चों में अगर ज्यादा इन्फेक्टेड केस आते हैं तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्टडी या कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है कि बच्चे बिल्कुल ये मैंने पहले भी कहा डॉक्टर, लेकिन ऐसी संभावना कहीं ना कहीं जताई जा रही है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है, उसको लेकर मेरा सवाल था। अंबाला से बलकार सिंह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है, क्या सवाल है आपका? बलकार सिंह बोल रहे हैं पतराला तो मंडी नाव जी। जी अपना सवाल कीजिए। बलकार सिंह जी शुगर का मरीज। टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके आप सवाल कीजिए। अच्छा जी, कर रहे हैं। एक तो शुगर का मरीज सारा, एक अटैक का जी। बलकार जी आपका सवाल क्या है, हम समझ नहीं पा रहे। सवाल ये है जी, मैं शुगर का मरीज, अटैक का मरीज, टीका लवावा बलकार जी आपका सवाल हम तक सही नहीं पहुंच पा रहा है। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं। वैक्सीनेशन को लेकर शायद इनका सवाल था कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी यही आ रही है। डॉक्टर संदीप आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए, वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद किस तरीके का एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, ये बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी एक बड़ा सवाल है और अभी भी लोग इसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपकी सलाह क्या है ऐसे लोगों को जो वैक्सीन लगवाते हैं, वैक्सीन के बाद क्या बिहेवियर उनका रहना चाहिए? वैक्सीन लगवाने के बाद कितने दिन तक घर पर रहें, किस तरीके का बिहेवियर करें? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि वैक्सीन
जस्ट लाइक दूसरी वैक्सीन की तरह इसको हम बहुत अलग तरीके से नहीं लेते। हाँ, लेकिन ये वाली बात है कि वैक्सीन को जो है कि 2 डोजेज हैं, दोनों डोजेज को टाइम पे लगवाना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, कोविशील्ड लगवा रहे हैं, कोवैक्सीन लगवा रहे हैं या स्पुतनिक है, जो इंटरवल ग्रांटेड है, अगर हमारा 3 महीने बाद है या 1 महीने बाद, वैक्सीन को टाइम पे जरूर लगना है। दूसरा, वैक्सीन के बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें पूर्ण तरीके से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऐसा नहीं है कि एक दिन में आती है, इम्यूनिटी आने में भी टाइम लगता है। वैक्सीनेशन के बाद 15 दिन से 21 दिन आपका वैक्सीन जो अगर हमारा एंटीबॉडी लेवल एज पर मेडिकल एडवाइस टाइम लगता है उसको बनने में, और उसके बावजूद आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि आपको अगर हमने जो एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताया जाता है, आपको मास्क प्रॉपर्ली लगाना चाहिए सोशल गैदरिंग्स में। इसी बीच लुधियाना से महेंद्र, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी महेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। मैम, मैं लुधियाना पंजाब से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये था कि जैसे डबल डोज लग गई एक बार, तो इसके बाद ये लाइफ टाइम रहेगी या बीच में और भी लगवानी पड़ सकती है किसी टाइम? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा, इस पर भी स्टडी चल रही है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर गोपाल, देखिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, क्या उनको तीसरी डोज की ज़रूरत है? क्योंकि कई देशों में ऐसी नौबत आन पड़ी है, बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो यहाँ पर भी लोगों को चिंता सता रही है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद क्या फिर और डोज लेने की नौबत आ जाएगी, इस तरीके के हालात बन जाएंगे? आपकी क्या सलाह है? देखिए, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये एक कोविड एक नई बीमारी है, अभी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है उसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि इसके 2 डोज के बाद हमें जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये डिजीज 2020 में ही शुरू हुई है, अभी वैक्सीन हमारी 21 में आई है, तो अभी तक हमें ये नहीं कह सकते कि इसकी तीसरी डोज की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। लेकिन इजराइल में जैसे 3rd डोज उन्होंने शुरू कर दी है, अमेरिका में भी कुछ केसेस में वो कह रहे हैं कि हम शुरू करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी इसके बारे में कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं आई है कि 3rd डोज देंगे या नहीं देंगे। एट प्रेजेंट तो हमारी गाइडलाइन यही है कि 2 डोज है, सफिशिएंट है। लेकिन 3rd डोज अगर अभी देंगे भी तो जो फ्रंट लाइन वर्कर है, हेल्थ वर्कर है, जो ज्यादा रिस्क पे है, उनके लिए अगर कोई आई पॉलिसी तो फिलहाल अभी आएगी। लेकिन ये बता पाना कि 3rd डोज, ये तो पक्का है कि इसका लाइफ टाइम इसका असर नहीं रहेगा, लेकिन कितने दिन रहेगा वो अभी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, तो फिलहाल के लिए तीसरी लहर से बचने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अभी एक और दर्शक हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं, किरसन जी, आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे को ना कोरोना हुआ था 14 मई को और 4 जून को नेगेटिव हो। 4 जून को जी, हाँ, 4 जून को नेगेटिव हो। आप वैक्सीन कितने दिन में लगनी है वो पूछना था। कोरोना से इन्फेक्ट होने के बाद कितने दिन बाद वैक्सीन लेनी चाहिए, इसको लेकर सवाल है डॉक्टर संदीप मल्होत्रा। देखिए मैडम, नॉर्मली हमारी जो कोविशील्ड है वो जैसा कि बताया जाता है कि 2nd डोज 90 दिन के गैप पे या एक एवरेज है 3 महीने के गैप पे। 4 जून को इनका हुआ है, तो ये मान सकते हैं कि 4 सितंबर के आसपास, 4 सितंबर के बाद ये लगवा सकते हैं, 90 डेज के गैप के बाद। तो कोविशील्ड का ये है, और अगर कोवैक्सीन लगी है तो उससे जल्दी 1 महीने बाद भी लगवाया जा सकता था। तो ये है। बिल्कुल। तो देखिए, जो भी लोग, जिनका भी कोरोना से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमारे डॉक्टर से सीधा जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। डॉक्टर संदीप, चेस्ट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि कोरोना से पहले भी थी, कोरोना के बाद उन बीमारियों का स्वरूप कितना बदला है आपके अनुसार? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना बाद जो चेस्ट से रिलेटेड बीमारियों का है उसके लिए लोगों की जागरूकता बढ़ी है। लोगों को अब जो अस्थमा के मरीज हैं, जिनको टीबी की दवाई चल रही है, जिनकी दिक्कत है, जो फेफड़े के कैंसर के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तो ये लगने लगा है कि वो थोड़ा रिस्क पे हैं कोविड इन्फेक्शन के लिए, तो उनको अपनी केयर ज्यादा रखनी है, अपना प्रोटेक्शन ज्यादा रखना है। डेफिनेटली बीच में जब कोविड 2nd वेव में हमने देखा, रादर 1st वेव में भी, कि जो थोड़ा दिक्कत हुई थी ट्रीटमेंट देने में, क्योंकि जब बीमारी का प्रकोप इतना ज्यादा था कि जैसे नॉर्मल बीमारियों, टीबी की दवाइयों को सरकारी डिस्पेंसरीज में मिलना आसान नहीं था, क्योंकि महामारी के टाइम में जैसे
पेशेंट्स को उतना बाकी रेस्पिरेटरी डिजीज को थोड़ा सा उतने अच्छे तरीके से शायद हम नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम एक दिक्कत थी, इमरजेंसी लेवल पे काम हो रहा था। और वो ये दोनों के लिए था, ये चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें या गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें। लेकिन अब जैसे जैसे हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा चीजें कंट्रोल में लग रही हैं, तो पेशेंट्स भी अपना मेडिकल एडवाइजेस लेने आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में भी दवाइयाँ मिल रही हैं। एक बीच में एक ब्रेक लगा था जो कि धीरे धीरे अब हट रहा है, लेकिन बीमारी का जो आप ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन से रिलेटेड जो बीच में एक हम देख पा रहे थे कि पॉल्यूशन कम होने से रिलेटेड कुछ जो रिलेटेड बीमारियां थी, उनमें एक चेक लगा था जो कोविड वाले टाइम में जो हम देख सकते थे। तो ऐसा है जी। ठीक है डॉक्टर गोपाल, आपसे मेरा सवाल है, देखिए जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इस वक्त अपनाया जा रहा है और जो डेल्टा की वेव आई है, हालांकि भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा खतरे की स्थिति इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है। देश के आंकड़े ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में स्थिति अभी भी नॉर्मल देखी जा रही है। इसको लेकर क्या हमें कुछ और नया करने की ज़रूरत है, या फिलहाल जो वैक्सीनेशन है, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो काफ़ी है हालातों को काबू में करने के लिए? आप एज अ डॉक्टर क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर गोपाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, हाँ जी, आ रही है। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन, ये दोनों चीजें तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों हमें करनी ही करनी है। इसके अलावा अगर तीसरी वेव आती है तो हमें इस सावधानियां वही बरतनी है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें। जो घर के लोग हैं सभी वैक्सीनेशन कराएं, 18 साल से ऊपर के हैं। इसके अलावा बिना जरूरत ना तो बाहर जाएं, ना लोगों से घुले मिलें। अगर आप बीमार हैं तो आप तुरंत इलाज लें। अगर कोई क्रोनिक डिजीज से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज से, हार्ट डिजीज से, वो अपना रेगुलर इलाज कराए, शुगर कंट्रोल में रखे। इसके अलावा और स्पेसिफिकली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि थोड़ा सा हमें भी समझने की जरूरत है कि कोविड का ट्रीटमेंट के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है। बेसिकली इसमें 3 चीजें ही देते हैं, ऑक्सीजन, एक स्टीरॉयड और एक एंटीकोगुलेंट। तो अब इस ऐसा ट्रीटमेंट हम छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में, इवन गाँव में भी दे सकते हैं। तो जो पेशेंट अगर बीमार हो जाए तो वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में जाए। ये तीनों चीजें सभी जगह उपलब्ध है। इनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुश्किल से मिलती हो। सिंपल डेक्सोना या मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन है जो हर जगह अवेलेबल है। फ्लक्सा में एनोक्सापेरिन हर जगह अवेलेबल है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो अगर साधारण मरीज छोटी जगह रह जाएगा किसी कस्बे में, गांव में, तो जो सीरियस मरीज हैं उनके लिए बड़े हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल, उनके अंदर बेड खाली रहेंगे। पहली 2 वेव में हमने देखा कि जो लोग साधन संपन्न है वो थोड़ी थोड़ी बीमारी के बावजूद बड़े हॉस्पिटलों में जाके दाखिल हो गए। सीरियस मरीजों के लिए जगह नहीं बची। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि जो छोटी जगह थे उनका भी एक्सपीरियंस नहीं था। इस बार हमारे पास काफी एक्सपीरियंस है। जो सिंपल पेशेंट है जो घर पे आइसोलेट हो सकते हैं उनको घर पे किया जाए। इसके अलावा जो थोड़े बीमार है, माइल्ड डिजीज है, वो अपनी जगह पे ही रहे। जी ठीक है। पानीपत से केएस भल्ला एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। केएस भल्ला जी, क्या सवाल है आपका? ये है जी, मैंने 2 कोवैक्सीन के 2 इंजेक्शन लगवा लिए हैं, लेकिन मेरी एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपने लगवा लिए हैं, उसके बाद उसके बाद एंटीबॉडी बनी नहीं है। मैंने लाल लैब से चेक करवाया। अच्छा, एंटीबॉडीज नहीं बनी है वैक्सीनेशन के बाद? हाँ, वैक्सीन दोनों वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाए हैं। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा इसका जवाब देंगे। देखिए, इसमें ना स्टडीज में ऐसा पाया गया कि में रिस्पांस डिलेड भी हो सकता है, एंटीबॉडी रिलेटेड रिस्पांस। नॉर्मली हम बोलते हैं कि 2 से 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडी रिस्पांस आ जाता है, बट ये कई बार हम लेट टेस्ट कराते हैं, ये रिस्पांस 6 हफ्ते तक, 2 महीने तक भी हम देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी नहीं बनी तो आगे भी रिस्पांस इनको नहीं मिलेगा। तो रिपीट टेस्ट करा के देख लेना चाहिए। और इवन कई स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि नॉट कि हम सारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट रिस्पांस है, इवन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इसमें काम करती है। तो वैक्सीन के प्रोटेक्शन को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। अपना खाली इम्यूनिटी का एक जो मार्ग है वो एंटीबॉडीज के थ्रू है, तो ये दोबारा टेस्ट कराएंगे। हमारे कई पेशेंट्स में हमने देखा कि जब हमने रिपीट टेस्ट कराया तो एंटीबॉडी टाइटर बन चुका था, जो कि शुरू के 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते तक नहीं बना। तो
उसको अभी पेशेंसली डील कर परेशान। देखिए डॉक्टर गोपाल गोयल, आपसे सवाल है मेरा, और अक्सर मैं जब भी इस कोरोना के मुद्दे पर बात करती हूँ तो ये सवाल करती हूँ डॉक्टर से कि लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत सारे साइंटिस्ट एक बात कहते हैं कि जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो इम्यूनिटी का कोई मार्कर नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कहीं ना कहीं लगता है कि एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है। आप इस कोरोना काल में इसको कैसे देखते हैं? जो लोग इसको बात को लेकर चिंतित हैं कि एंटीबॉडीज नहीं बनी, इससे इम्यूनिटी का जो कनेक्शन है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई भी ऐसा मार्कर नहीं है एंटीबॉडीज डेवलप होना। लोग टेस्ट भी कराते हैं, मेरी 1100 है, मेरी 800 है, मेरी 200 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है कि उनके अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है, लेकिन जिनके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, संख्या कम है, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सी हिडन सेल है जो दोबारा इन्फेक्शन होने पर उसको पहचान लेते हैं, इसलिए इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो पेशेंट पहले कोविड पिछली वेव में इन्फेक्ट हुए थे, उनके अंदर अच्छी मात्रा में एंटीबॉडी बनी हुई थी, लेकिन सेकेंड वेव में फिर इन्फेक्ट हो गई। तो एंटीबॉडी बनना कोई भी इस चीज की निशानी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन ही हो सकता। ये बेसिकली ये बताते हैं कि आप सीरियसली बीमार नहीं होंगे। और दूसरी बात, अगर आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं भी बनी हुई, आपके उसमें नहीं आती हैं, लेकिन आप वैक्सीनेटेड हो, तो आप उतने ही सुरक्षित हो जितने की जिनके अंदर आई है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो एंटीबॉडी हम जो टेस्ट करते हैं, ये अगर आ जाती है तो एक साइकोलॉजिकल रिलीफ है और कुछ वैल्यू भी है, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड है तो आपके अंदर एंटीबॉडीज अगर डिटेक्ट नहीं भी होती हैं तो भी आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर। आपने बहुत क्लियरली इसका जवाब दिया है। डॉक्टर संदीप, आपके पास मैं आना चाहूँगी। देखिए, चेस्ट से जुड़ी समस्याओं पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। कोरोना काल से पहले जो बीमारियां थी और उसके बाद जो बहुत सारे लोगों को पोस्ट कोरोना इफेक्ट आए हैं, उसके कनेक्शन को लेकर भी हम बात कर रहे हैं। अब चूंकि तीसरी लहर आने वाली है, लोगों को अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए शरीर के हर अंग पर उतना ध्यान देना पड़ेगा। अब आप चेस्ट को लेकर किस तरीके का सजेशंस लोगों को देना चाहेंगे? कैसे अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करें? बहुत सारे एक्सरसाइजेस का जिक्र आपने पहले भी किया, लेकिन इसके अलावा और क्या सलाह देना चाहेंगे? इसमें ना काफी सारी चीजें हैं। एक्चुअली क्या है कि चेस्ट से रिलेटेड ना बहुत अच्छी बात है कि चाहे कोविड की वजह से किसी एक हमारा रेस्पिरेटरी को लेके लोगों में अवेयरनेस और एक जागरूकता बढ़ी है। तो जैसे अब आप देखोगे कि आम आदमी, आम लोग आपको जो है ना शाम के टाइम में सुबह वॉक करते हुए, साइकिल चलाते हुए लोग दिख जाते हैं। शायद लोग अपनी जागरूक है और फिट भी रहना चाहते हैं। तो जैसे आपने जो बात पूछी, इसमें फिटनेस को लेकर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी जो है लाइफस्टाइल को सेट करें। सुबह उठने का टाइम फिक्स रहे, अपना जो खाने का समय फिक्स रखें। जो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी पेशेंट ज्यादातर अफेक्टेड होते हैं, किसी भी फॉर्म में तंबाकू का सेवन ना करें, चाहे वो सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, हुक्का, खैनी वगैरह कुछ भी। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि ये परेशानी से अगर आपके लंग्स कमजोर है, खाली कोविड की बात नहीं है, कोविड के अलावा जो चाहे हमारे काला दमे की दिक्कत है, जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, इतनी सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। एक सेगमेंट को तो हमने पहचान लिया, लेकिन बाकी जो सेगमेंट जिसको हम इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ टीवी एड्स में या मूवीज की एड में देखते होंगे कि तंबाकू का सेवन, इन बातों का मतलब है। तो इन चीजों को, इनका सेवन बिल्कुल ना करें। अपना डाइट को अच्छी हेल्दी डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि अब ये कोविड में बात होती है, ठीक है, आप अपने डॉक्टर संदीप, डॉक्टर गोपाल से भी हम ले लेते हैं एक लास्ट मैसेज। आप क्या देना चाहेंगे सर इस शो के लिए? आज जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना काल में? चूंकि अब केसेस कम हो गए लेकिन लापरवाही बहुत बढ़ रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो कोरोना एक सिंपल वायरस है, इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं जी। दूसरी बात कि 90% के करीब पेशेंट बिल्कुल सिंपल इन्फेक्टेड होते हैं, वो घर पे ठीक हो जाते हैं। मेजोरिटी पेशेंट जो यंग है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो घर पे ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए, मत डरिए। इसमें जो कुछ लोग जो सीरियसली बीमार होते हैं, उनके लिए सफिशिएंट अमाउंट में हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस है।
आपको क्या करना है, अगर आप शुगर के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, किसी बीमारी से ग्रसित है, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, शुगर कंट्रोल रखिए, हार्ट की बीमारी को कंट्रोल में रखिए। इसके अलावा साधारण से आपको करने हैं, मास्क भीड़ में लगा के रखना है, घर में अगर कोई बीमार है उसका तुरंत टेस्ट कराना है, और अगर वेव आती है तो आप घर से बेवजह बाहर ना निकलिए, भीड़ में ना जाइए, और जो बीमार है उससे दूरी बना के रखिए। बिल्कुल डॉक्टर गोपाल, आप सही कह रहे हैं। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर्स भी लगातार यही गुजारिश कर रहे हैं और ITV ग्रुप भी आपसे लगातार यही गुजारिश कर रहा है कि आप कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि यही एक सुरक्षा चक्र है, लगातार हम यही कहते हैं, और किसी भी तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज हेलो डॉक्टर में इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।